हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 5 अप्रैल। आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं द हिंदू के। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा फायर क्रैकर से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में फायर क्रैकर्स को टोटली बैन कर दिया गया है पूरे साल के लिए। क्या स्टोरी है, क्यों ये बैन लगाया गया, इसके बारे में डिटेल मैनर में समझेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड है कि 3 स्टेट्स में जिन लोगों ने पीएम श्री को साइन नहीं किया है उनको फंडिंग नहीं दी गई है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है उसको समझेंगे। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक स्टेटमेंट आया हुआ इससे रिलेटेड, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा हीट वेव से रिलेटेड है। इस साल आपको अप्रैल से लेके जून तक बहुत ज़्यादा हीट वेव देखने के लिए मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है और गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज़ है इसको टैकल करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दी है कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन है यहाँ पे फायर क्रैकर्स टोटली बैन है। यहाँ पे फायर क्रैकर्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसकी स्टोरी शुरू होती है 2015 से। जो ये न्यूज़ आर्टिकल है इसे आप जीएस पेपर 2 और 3 एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से कनेक्ट कर सकते हो। तो 2015 में क्या होता है, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं बच्चों के सुप्रीम कोर्ट, बोलते हैं कि हमारे बच्चों पे इन फायर क्रैकर्स का गलत असर पड़ रहा है, उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ठीक है, बात तो सही है, क्योंकि राइट टू क्लीन क्लीन एनवायरनमेंट या फिर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ये इनका फंडामेंटल राइट है। किसके अंदर? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में डील करता है, ठीक है। तो यहीं ये 2015 का जजमेंट था। उसी साल देखिए करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है। इसी साल क्या हुआ, 2015 मीन्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया, एज इट इज़ पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 21 को इम्पोर्टेंस दिया था। जो अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उस पर आपको कमेंट करना था, डिस्कस करना था, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा था इजली दे दिया। तो इसलिए करंट अफेयर से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसने बोला कि मेरे पास आर्टिकल 19(1)(g है, जो कि डील करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या फिर ट्रेड या फिर कोई भी बिजनेस वो कर सकता है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है। या आपका एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, आर मतलब ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये कहता है कि ये जो आर्टिकल है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो ये आप पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। इसलिए इसको बैन करना जरूरी है, ये फायर क्रैकर्स को। गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हमसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये सो कॉल्ड ग्रीन क्रैकर्स आप जिनको बोलते हो कि ये ग्रीन क्रैकर्स है, इनका इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं होता, आप इनके ऊपर काम करें, ठीक है। इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर ये लोग परमिशन दे देते हैं कि चलो ज़रूरी नहीं है पूरे साल बैन नहीं रखते हम लोग, ठीक है, सिर्फ दिवाली वाले टाइम पे हम लोग बैन रखेंगे, तो क्या होगा कि पूरे साल ये लोग ना प्रोडक्शन करेंगे और दिवाली के टाइम तक उसे स्टोर करके रखेंगे और बाद में ब्लैक मार्केट में इसे बेच देंगे, ठीक है। इसलिए पूरे साल बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी स्टेप है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब यहाँ पे जो सो कॉल्ड ग्रीन क्रैकर्स है इसके पीछे का रीज़न समझते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रीन क्रैकर्स और दूसरा आ गया आपका नॉर्मल क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स जो होता है इसे अप्रूव करता है CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये अप्रूव देता है कि हाँ ये ग्रीन क्रैकर्स है, इससे सर्टिफिकेट देता है। ये जो ग्रीन क्रैकर्स होता है, पहला पॉइंट, ये 125 dB डेसिबल
से भी कम साउंड प्रोड्यूस करता है। वहीं पे जो नॉर्मल फायर क्रैकर्स होते हैं ये 160 डेसिबल से भी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया नॉक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, या फिर सॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या फिर PM2.5। ये सब जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, ये सब कम मात्रा में ये हवा में प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये सारे जो नॉक्स, सॉक्स, PM2.5 है, ये सब ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में ये लोग प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का टाइम टू टाइम जजमेंट आता रहता है। तो कभी भी आपसे ये पूछ ले सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल देना हो, कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मीन्स में कोई क्वेश्चन आए, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, फायर क्रैकर्स का। एक और एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्या हुआ था कि एक आदमी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में ये लेके कि गुजरात एंड महाराष्ट्र में सोलर पैनल्स लग रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में। तो वहाँ पे जो ग्रेट इंडिया बस्टर्ड है प्लस लेसर फ्लोरिकैंस है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्पेलिंग सही नहीं दिख रहा होगा, फ्लोरिकैंस, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। मतलब ये लोग वहाँ पे जो वायरिंग हो रखा है या फिर जो भी स्ट्रक्चर है उससे टकरा रहे हैं, या फिर इनकी डेथ हो जा रही है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है इनका हैबिटेट ख़राब हो रहा है। और ये कहा गया कि IUCN स्टेटस में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो, लोगों के पास राइट है कि क्लाइमेट चेंज से वो बचे, तो उसके लिए ये बहुत नेसेसरी स्टेप्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये आर्टिकल अंडर आर्टिकल 14 में आता है, राइट टू इक्वालिटी, और अंडर आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। तो 21 का एग्जांपल तो दोगे ही दोगे। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि आर्टिकल 14 को भी आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड है। इसके अंदर केरल, तमिलनाडु, बंगाल, इन तीनों को फंडिंग मिलने वाला था, जो कि पैसे नहीं मिले इन्हें GS पेपर 2 से आप कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और फेडरलिज्म से आप कनेक्ट कर पाओगे। होता क्या है, यूनियन बजट 18-19 आता है, इसमें यह डिसीज़न लिया जाता है कि एजुकेशन के लिए डिफरेंट स्कीम्स चल रही थी, प्री प्राइमरी स्कूल से लेके 12th क्लास तक, जिसके अंदर गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स को फंडिंग दे रही थी। मेजर 3 स्कीम्स थे, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और आखिरी में था टीचर एजुकेशन। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस साल कि इन तीनों को कंबाइन करके समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया जाएगा। फिर आता है PM श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके अंतर्गत स्टेट्स को MOU साइन करना था। इस MOU में क्या लिखा हुआ था कि आप अपने जो स्कूल्स है उसमें अप्लाई करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। फिर इसी के स्कीम के अंदर आपको फंडिंग मिलने वाला था समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। इसमें 60% जो फंड था वो आपको सेंटर प्रोवाइड करता, प्लस जो 40% बचा वो स्टेट देगा, ठीक है। बात फंसी हुई है फंड को लेके। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें से तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। ये बोलते हैं कि हम ये जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर आता है 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसमें बोला गया है कि एक इंग्लिश होना चाहिए लैंग्वेज आपका, जो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे स्कूल में। दूसरा जो भी रीजनल लैंग्वेज है। तीसरा कोई भी इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी लैंग्वेज नहीं बोला गया, इंडियन लैंग्वेज बोला गया। तो ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं 2 लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब कि ये 3 ना होके 2 लैंग्वेज फार्मूला पे हम वर्क करना चाहते हैं, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, ये 3rd लैंग्वेज पे नहीं। कई लोग तमिलनाडु को समझाते भी है कि देखो एक काम करो, आप इंग्लिश रख रहे हो, तमिल रखोगे, एक जो ओल्ड तमिल है वो भी रख लो, 3 लैंग्वेज फार्मूला बन जाएगा और आप ये अप्लाई कर पाओगे अपने स्टेट में, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट होगा, जो भी फंड होगा वो आपको मिल जाएगा। बट तमिलनाडु मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बोलता है कि हम 2 ही लैंग्वेज को मान के चले गए। ठीक है, तो इन्होंने ये MOU साइन नहीं किया, जिसके कारण इनको फंड नहीं मिल रहा। सेम स्टोरी जाता है केरल के साथ और बंगाल के साथ। ठीक है, अब ये PM श्री के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत डिटेल में बात किया है। इसके अंदर 50,000 मॉडर्न स्कूल्स बनाने का प्लानिंग है। ठीक है, ये बेसिक सा नॉलेज था, आपको पता होना चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, इस बवाल जो चल रहा है ना 3 लैंग्वेज पॉलिसी और ये फंडिंग को लेकर, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो फंडिंग नहीं मिल रही है उसको लेके, ये कहते हैं जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये कहते हैं कि देखो जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, ये एक एक्ट है। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत आप किसी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं रोक सकते और फंड किसी स्टेट का नहीं रोक सकते। और जो ये आप PM श्री है, ठीक है, या फिर समग्र शिक्षा अभियान है, ये सब क्या है? ये एक स्कीम है, ना कि एक्ट। अगर हायरार्की देखो तो सबसे टॉप पे क्या आता है? एक्ट, उसके नीचे आएगा ना स्कीम। तो आप किसी स्कीम के कारण इस एक्ट को नेग्लेक्ट करके किसी स्टेट को फंड देने से नहीं रोक सकते हो, मतलब फंड लेने से नहीं रोक सकते हो। ठीक है, आपको फंड इन स्टेट्स को दे देना चाहिए राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोल रखा है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था। इस आर्टिकल को आप GS पेपर 2-1 से भी कनेक्ट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमिना, हीट वेव। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़, GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर सकते हो। IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साल बताया है कि अप्रैल से जून तक आपको नॉर्मल से ज़्यादा हीट वेव्स डेज देखने के लिए मिलेगा इंडिया में। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नॉर्दर्न, सेंटर और ईस्टर्न इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। और इसके पीछे जो इतने ज़्यादा हीट वेव्स देखने के पीछे का रीज़न रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्लाइमेट चेंज। और इसका असर आपको ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ, वो लोग जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, इस धूप में मजदूरी कर रहे हैं, उनके हेल्थ के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल फार्मर्स का ले लीजिए, ठीक है, उनके फसलें बर्बाद होगी, वो लोग धूप में वर्क कर रहे होंगे। हीट वेव के टाइम पे आपने कितनी बार न्यूज़ में सुना होगा कितने लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ इस बार देखने के लिए मिलेगा। देखिए 2024 में 554 हीट वेव्स डेज देखने के लिए मिला था, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा था। इसका असर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में बहुत कम देखने के लिए मिला। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वेव डेज देखने के लिए मिला है। ईस्टर्न राजस्थान में 23 हीट वेव डेज देखने के लिए मिला था, जो कि नॉर्मली 8 से 12 दिन का होता है। वेस्टर्न राजस्थान में 29 डेज थे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 32 डे हीट वेव्स डेज थे, जो कि नॉर्मली 10 से 12 डेज होते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक प्रीलिम्स पॉइंटर मिल सकता है कि जो हीट वेव है उसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन टेम्परेचर से नहीं है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हीट वेव डेज भी इंक्रीज़ होने वाले हैं, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल से ये बता रहे हैं कि 2023 जो कि सेकंड वार्मेस्ट ईयर था, उस साल 230 हीट वेव डेज देखने के लिए मिला।
वहीं पे 2022 जो कि कूलर था, कंपेयर किया जाए पूरे 12 महीने ठंडा रहा मौसम, उस साल 467 हीट वेव डेज देखने के लिए मिले। देखा, टेम्परेचर इंक्रीज है, उस साल कितने कम है, जिस साल टेम्परेचर कम है उस साल हीट वेव्स ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि हीट वेव का कोई भी रिलेशन नहीं है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। जो आईएमडी है, ये जो भी स्टेट्स होती है उनको 5 से 7 दिन पहले ही वो मतलब कि बता देते हैं कि वार्निंग दे देते हैं कि आप लोग प्रिपेयर हो जाए कि 5 से 7 दिन के अंदर आपके स्टेट में हीट वेव्स आने वाले हैं। तो आज की डेट में 23 स्टेट्स और कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके पास हीट एक्शन प्लान मौजूद है। और जो ये हीट एक्शन प्लान है वो लो कॉस्ट, कम खर्चे में जल्दी मतलब रिएक्टिव एक्शंस हैं, जैसे कि पब्लिक एरियाज़ में छाँव के लिए जो शेडेड रीजन प्रोवाइड करना, मतलब छाँव के लिए कुछ प्रोवाइड कर देना, छाँव लेके आने के लिए, ठीक है। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, या फिर जो वर्किंग आवर्स है, स्कूल आवर्स है, इसमें कुछ चेंजेस ले आना, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है ये जो हीट एक्शन प्लान का, ये मेन फोकस क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसका लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या क्या हो सकता है, अर्बन ग्रीनरी, वाटर बॉडीज़ बनाना, या फिर पार्क क्रिएट करना, जिसके कारण ये हीट वेव के जो सिचुएशंस है इसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट है वो रिएक्टिव है, ना कि इंटीग्रेटेड है। मतलब गवर्नमेंट की आंखें तब खुलती है जब ये वार्निंग आती है 5 से 7 दिन पहले। उसके बाद ये लोग ये जो शॉर्ट जल्दी में सस्ते जो काम किए जा सकते हैं, पब्लिक एरियाज़ में शेडेड रीजन प्रोवाइड करना, पानी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये सब चीज़ें, ना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे अर्बन प्लानिंग, इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है। तो ये था हीट वेव रिलेटेड आर्टिकल।